नमस्कार बच्चों। पूर्व वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त की नारी विषयक भावना पर चर्चा की थी। आज हम गुप्त की राष्ट्रीय भावना पर चर्चा करते हैं। बच्चों, व्याख्या भाग के लिए डॉक्टर शशि प्रकाश जी की वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे होंगे। गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना, इस पर चर्चा करते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, अतः उनके काव्य में द्विवेदी युगीन समाज सुधार की भावना, राष्ट्रीयता, जन जागरण की प्रवृत्ति एवं युगबोध विद्यमान है। उनकी कृति भारत भारती में भारत के अतीत गौरव के साथ साथ वर्तमान दुर्दशा की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है और परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ने का आह्वान है। इन्हीं कारणों से इस कृति को तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इसके अतिरिक्त उनके अन्य काव्य ग्रंथों में भी राष्ट्र प्रेम, देश सेवा, त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी गई है। स्वदेश संगीत में उन्होंने परतंत्रता की घोर निंदा की है और भारत की सुप्त जनता को जगाने का प्रयास भी किया है। सत्याग्रह की प्रेरणा देते हुए राष्ट्र सेवा, राष्ट्र रक्षा, आत्मोत्सर्ग की भावनाओं का निरूपण किया है। अन्याय दमन की प्रेरणा और साकेत में स्वावलंबन का पाठ भी उन्होंने पढ़ाया है। यशोधरा और द्वापर में उन्होंने नारी भावना की अभिव्यक्ति की तथा राष्ट्र और समाज को उसके कर्तव्य का बोध भी कराया। इस प्रकार गुप्त जी ने सच्चे अर्थों में अपनी रचनाओं से राष्ट्र प्रेम जागृत किया और समाज सुधार की प्रेरणा दी। गुप्त जी की मान्यता थी कि कला का उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना नहीं है, अपितु वह लोक कल्याण की विधायक भी होनी चाहिए। जैसे वे कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। गुलाब राय जी इस बारे में कहते हैं कि गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। उनकी रचनाओं में सत्याग्रह, मानवतावाद, अहिंसा, विश्व प्रेम, श्रमजीवियों के प्रति सम्मान भाव मिलता है। अपने युग को नवीन स्फूर्ति प्रदान करते हुए गुप्त जी ने जनता को जागृत करने में अपनी भूमिका का सफल निर्वाह किया है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य संकलन वैताली के जागरण गीतों से भारतवासियों में स्वाभिमान जगाने का प्रयास भी किया। किसान नामक काव्य में किसानों की दयनीय दशा पर शोक प्रकट किया और उसके शोषण को तत्काल समाप्त किए जाने पर जोर दिया। गुप्त जी द्वारा गुरुकुल काव्य में सिखों के बलिदानपूर्ण आख्यानों तथा देशवासियों में राष्ट्रीयता जगाने का प्रयास भी किया गया। अर्जन और विसर्जन की रचना करके उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि स्वतंत्रता के लिए बलिदान एवं त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। विश्व वेदना नामक काव्य ग्रंथ में उन्होंने युद्ध की विभीषिका से राष्ट्र को परिचित कराया एवं अधिक कर लगाने की नीति का भी विरोध किया। अंजलि और अर्ध नामक काव्य ग्रंथ में उन्होंने पूज्य महात्मा गांधी के निधन पर लिखा, जिसमें वे गांधी जी के विशिष्ट गुणों, विशिष्ट उपकारों एवं कार्यों से जन जन को उन्होंने परिचित कराया है। जय भारत महाभारत के कथानक पर आधारित भारत के अतीत गौरव का गान है। राजा प्रजा नामक काव्य ग्रंथ में उन्होंने शासक और प्रजा के कर्तव्यों का उल्लेख किया है। डॉक्टर सत्येंद्र ने उनके विषय में लिखा है, राष्ट्रीयता गुप्त जी का उद्देश्य है, पर संस्कृति शून्य राष्ट्रीयता उनमें ग्राह्य नहीं है। निस्संदेह गुप्त जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता से उद्दीप्त भावों को जन जन के हृदय में भरने का प्रयास किया और उन्हें पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए प्रेरणा दी। राष्ट्रीय पोषक
विचारों के कारण ही सन 1936 में महात्मा गांधी ने उन्हें काशी में राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। उन्होंने जीवन पर्यंत राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य की रचना करके इस उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। डॉक्टर उमाकांत ने उनके विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता होने के साथ साथ मैथिली शरण गुप्त जी प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि भी हैं। उनकी सभी रचनाएं प्रायः राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही राष्ट्रीय काव्य धारा में गुप्त जी महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में एक युग का चित्रण है। कविवर मैथिली शरण गुप्त जी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, अतः उनकी कविता में द्विवेदी युगीन कविता की समस्त विशेषताएं उपलब्ध होती हैं, है ना। इस काल में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, नवजागरण, स्वातंत्र्य चेतना, मानवतावाद, सामाजिक समता एवं गांधीवाद का बोलबाला था। अतः गुप्त जी ने भी अपनी रचनाओं में इन मूल्यों का समावेश करते हुए युगबोध एवं समसामयिकता की प्रवृत्ति का परिचय दिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता एवं स्वातंत्र्य चेतना से ओतप्रोत ऐसी रचना थी जिस पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। इस रचना में उन्होंने देशवासियों को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति पाने का संदेश देते हुए कहा, शासन किसी प्रजाति का चाहे विवेक विशिष्ट हो संभव नहीं है, किंतु जो सर्वांश में वह इष्ट हो। भारतवासियों के अहिंसापूर्ण आंदोलनों एवं सत्याग्रह की शक्ति का उद्घोष करते हुए गुप्त जी ने तत्कालीन युग का चित्र इन पंक्तियों में अंकित किया है। स्थिर किया टोप वालों को गांधी टोपी वालों ने, शस्त्र बिना संग्राम किया है इन माई के लालों ने। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन साकेत में कुछ इस रूप में दिखाई पड़ता है, जाओ यदि जा सको रौंद हमको यहाँ, यों कह पथ में लेट गए बहुजन यहाँ। वन गमन करते हुए राम के मार्ग में तमाम अयोध्यावासी उसी तरह लेट गए जैसे गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भारतीय करते थे। गुप्त जी के साहित्य में तत्कालीन समाज की दशा का निरूपण किया गया है। वे ऊंच नीच की भावना के विरोधी हैं। समाज के दलित वर्ग को प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए वे उन्हें पवित्र गंगा का सहोदर स्वीकार भी करते हैं। कहते हैं, उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से, जो सभी को ध्येय है, तुम हो सहोदर सुरसरी के चरित्र जिसके गेय हैं। सामाजिक सद्भाव एवं एकता के पक्षधर गुप्त जी ने जाति, धर्म, मत, संप्रदाय के भेदों को भुलाकर प्रेम से रहने का संदेश अपनी कविता के माध्यम से दिया है। वे कहते हैं, आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखें हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। गुप्त जी ने समाज में नारी की महत्ता का प्रतिपादन किया। नारी की विविधता का प्रतिपादन यशोधरा में इन शब्दों में वे कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। गुप्त जी ने किसान नामक काव्य ग्रंथ में किसानों की दीनहीन दयनीय दशा के चित्र अंकित किए हैं। स्वदेश संगीत में उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह की प्रशंसा करते हुए कहा है, सत्याग्रह है कवच हमारा, कर देखो कोई भी वार, हार मानकर शत्रु स्वयं ही यहाँ करेंगे मित्राचार। वे प्रजातंत्र को देश के लिए उचित तो मानते ही हैं, पर यह भी जानते हैं कि लोग इस शासन व्यवस्था के कतिपय दोषों से त्रस्त हैं। स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का बोलबाला हो गया। कहते हैं, स्वयं श्रेष्ठ को चुन लेने में लोग आज असमर्थ, आसपास के स्वार्थों तक ही लोगों के व्यापार। स्पष्ट है कि
द्विवेदी युग की सभी प्रतिनिधि विशेषताएं हमें गुप्त जी के काव्य में दिखाई पड़ती हैं। साकेत के राम समाज के तिरस्कृत, दलित, दीनहीन, पीड़ित, दुखी जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। वे अपने अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं, मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, जो विवश, विकल, बलहीन, दीन, शापित हैं। गुप्त जी यथार्थवादी कवि हैं। वे चाहते हैं कि सबको अपनी बात कहने का अवसर मिले, किंतु वे सब अपनी बात मर्यादाओं में रहे। जितने प्रवाह हैं बहें, अवश्य बहें वे, निज मर्यादा में किंतु सदैव रहें वे। गुप्त जी समाजवाद के भी पोषक दिखाई पड़ते हैं। जो परिश्रम करेगा उसी को फल मिलना चाहिए। किसी को भी दूसरे के श्रम का शोषण करने का अधिकार नहीं है। जिसका श्रम होगा आय उसी की होगी, होना ही होगा हमें तुम्हें उद्योगी। वस्तुतः गुप्त जी मानवतावाद के समर्थक थे और निष्काम कर्म, विश्व बंधुत्व, सामाजिक समता, राष्ट्रीय चेतना एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल देते थे। वे जड़ता और निष्क्रियता को समाप्त कर आत्मगौरव की भावना जागृत करने में निश्चय ही जीवन पर्यंत संलग्न रहे। उनकी कविता युग का स्वच्छ दर्पण है, जिसमें हमें तत्कालीन युग समग्र रूप से प्रतिबिंबित दिखलाई पड़ता है।